नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप सभी का स्वागत हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। इटली के दो नौसैनिकों का पहले इटली जाना, वहां की सरकार का उन्हें वापस भेजने से इनकार करना, फिर अचानक यू टर्न लेना और इस बीच में देश के सर्वोच्च न्यायालय का इटली के राजदूत को भारत के बाहर जाने से मना करना। ये कुछ घटनाएं पिछले दिनों सुर्खियों में रही। हमने भी इससे संबंधित तमाम रिपोर्ट्स और बहस आपके सामने पहुंचाई। जिस व्यक्ति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष संज्ञान लेते हुए इटली के राजदूत जो भारत में डैनियल मेंसिनी है, उनको भारत से बाहर जाने पर रोक लगाई थी, वो है जाने माने विद्वान, जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत स्वागत आपका सर। मैं ये जानना चाहूंगा, वैसे तो इस पे लगातार बहस हो रही है कि उन दोनों को पहले आपने जाने ही क्यों दिया। पहले तो क्रिसमस के अवसर पर और उसके बाद 4 हफ्ते आपने उनको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जाने दिया और उसके बाद वहां की सरकार को अचानक जाने क्या समझ में आया कि उन्होंने कहा कि हम आपको वापस नहीं भेजेंगे और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का मसला है, इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निपटाया जाना चाहिए। इसमें आपको कब लगा कि अब मुझे इंटरवीन करना चाहिए और वो इंटरवेंशन किस तरह का था? देखिए, जब इनको क्रिसमस में जाने के लिए कहा था जी, तभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा किसी देश में व्यवस्था नहीं होती है। जी जी। और तब मैंने सोचा कि यदि ये वापस नहीं आएंगे तब मैं इसको चुनौती दूंगा। हाई कोर्ट में, उस समय केरला हाई कोर्ट में था। जी जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो मुझे और भी आश्चर्य लगा। तो अब मैंने सोचा कि इस पर हमें यानी जो 21 मार्च तक आने की बात थी, वो 22 मार्च आने वाली थी, उसके बाद देखेंगे। लेकिन इस बीच में इटली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ये वापस नहीं जाएंगे जी। तब मुझे लगा कि कोई सौदा हुआ है, ऐसा है जी जी, कोई समझौता हुआ है जी। और उस समझौता तब सफल होगी जब इटली के एम्बेसडर को ये बनावटी रोष में इसको नापसंद कह के उसको कहते हैं पर्सना नॉन ग्राटा जी, उसको निष्कासित करें जी। तो फिर तो सबके लिए ठीक होगा, वो भी चले जाएंगे, 2 मरीज भी चले गए, मामला खत्म जी। और एक दो दिन में सब भूलने लगेंगे जी। ये था मेरी राय में जो सौदा हुई थी जी। तो इस सौदा सरकार ने जो किया इटली सरकार के साथ, इसको एक ही रास्ता था विफल करने के लिए, वो है कि एम्बेसडर पर रोक लगाया जाए जी। अब वहां समस्या ये थी कि आम राय बनी है दुनिया में और देश में कि एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, वियना कन्वेंशन जी, बार बार इसका जिक्र करते हैं, पर लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो मैंने उसका एक्ट उसको मंगवाया और पढ़ा और देखा कि उसमें एक वेवर का नाम पर, यानी मैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं चाहता हूं या मेरे जो दूत हैं उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देने के लिए जरूरत नहीं है, इस विषय पर ऐसा एक प्रावधान है जी। अब मैंने फिर ये हिसाब लगाया कि ये जो आश्वासन दी गई, ये तो शपथ पत्र में दी गई थी और सिर्फ एम्बेसडर ने नहीं दिया, लेकिन इटली गवर्नमेंट ने भी दिया जी, सोवन गारंटी थी। हाँ जी। तो जब आपने खुद स्वयं न्यायालय में हाजिर होने के लिए आप तैयार हो गए और न्यायालय के फैसला यानी प्रक्रिया में जुड़ने के लिए आपने फैसला कर दी, तो फिर आपका वेवर का सवाल कैसे हो सकता है? ये कि वेवर इम्यूनिटी इसके लिए है कि आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपके ऊपर हिंदुस्तान के कानून चले। आप डिप्लोमेट हैं, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रेड लाइट पार कर लेता हूँ, पुलिस वाले आते हैं, वो आपको टिकट नहीं दे सकते जी। लेकिन आप उस पुलिस वाला से टिकट लेंगे अपनी मर्जी से कि अच्छा ठीक है मैं फाइन देने के लिए तैयार हूं, तो तब बाद में आप कह नहीं सकते। आपने खुद अपने स्वीकृति दी है कि मैं हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल होऊंगा, मुझे वेवर नहीं चाहिए। तो इसलिए आप जाने के बाद आप नहीं कह सकते, आपका काम हो गया उसके बाद कहोगे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, वो कह नहीं सकते जी। ये था जी। और इसीलिए मैंने अटॉर्नी जनरल से बात की जी। वो तैयार नहीं था इसके लिए याचिका पेश करने के लिए जी।
मुझे एक ही रास्ता था आने के लिए कि मैं ये कहूं कि कंटेम्प्ट माने सुप्रीम कोर्ट का अवमान्य हुआ है, बेइज्जती हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट के सामने के एक एम्बेसडर या सरकार शपथ पत्र देती है, उस पर विश्वास करके एक अभूतपूर्व फैसला देते हैं कि या तुम जाकर वोट डाल के आओ। ये दुनिया में सब हंसे जब हमने दिया, परंतु वो उसमें आश्वासन देने के बाद आप मुकर्रर कर रहे हैं या आप उससे अपने को दूर रखने चाहते हैं, ये नॉट अलाउड। तो मैंने सोचा कि कोर्ट में जाकर इस पर बहस करूं। पहले तो चीफ जस्टिस मुझे एक बाहर का आदमी आया हुआ है, इसको क्यों आने देना है, उस दृष्टि से मुझसे पूछा। मैंने कहा इन दोनों के बीच में जब सांठगांठ है, न्याय कैसा होगा? न्याय होगा जब पक्ष और प्रतिपक्ष होगा, तभी तो आप फैसला कर सकते हैं दोनों तरफ की बात। यहाँ तो ये सब एक तरफ हो गए हैं। हाँ। इसीलिए मुझे हाजिर होना आवश्यक है। तो कोर्ट ने माना और फिर उन्होंने ये रोक लगाई। उस रोक के कारण ही ये जो नौसेना के जवान हैं उनको वापस आना पड़ा। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपकी याचिका ने यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। सरकार भी मजबूरी में से ही कह रही है कि कोर्ट को क्रेडिट जाता है, हम कह रहे हैं कि आपको भी क्रेडिट जाता है। कोई बात नहीं। लेकिन सर एक सवाल है, क्या जो कुछ ये कह रहे हैं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और सरकार डंका पीट रही है कि ये हमारी विदेश नीति की कामयाबी है, सफलता है, आपको लग रहा है जो बातें कही जा रही है इसमें कोई दम है? और जो कुछ दिखाई दे रहा है पेपर पे, इसके पीछे भी कोई चीज चल रही है? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये जो हेलीकॉप्टर का मामला है जिसमें मेरे ख्याल में जल्दबाजी में इटली सरकार ने कह दिया कि एक परिवार को खुश करने के लिए सब किया गया। तो वो कौन है परिवार जो इतनी शक्तिशाली है कि इटली की सरकार उसको इतना मान्यता देना चाहिए? तो ये बाहर निकल ना जाए, इसमें कहीं ना कहीं सौदा हुआ है। और उसमें ये बात, ये मरीन्स की जो नौसेना के जवान हैं उनका कुछ है। और मुझे लगता है कि जो साजिश हुई वो ये था कि ये जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे, और उसके बाद भारत सरकार बनावटी रोष में इसको निष्कासित करेंगे और ये भी चले जाएगा, फिर मामला खत्म। ये था साजिश। और अब देश में बड़ा गंभीर और क्रोध आया लोगों को। तो तब ये सरकार अपने बचाव के लिए ये कहने लगे कि हमारी बड़ी जीत हुई। हमने क्या कहा? उन्होंने कोर्ट में कभी नहीं कहा कि इसको रोको। सबको पता है कि ये नहीं रोकते तो ये वापस नहीं आते। तो सरकार की योगदान क्या है इसमें? और ये नहीं कि उनको पता नहीं था। मैंने अटॉर्नी जनरल को कहा था मैं 10:30 बजे खड़ा होने वाला हूँ, आप भी आ जाइए। वो आए थे, मैंने ये कहा आप ये बात रखिए। उन्होंने कहा मैं नहीं रख सकता। अगर सरकार की ऐसी मंशा होती तो आपकी बजाय शायद वही रखते। हाँ बिल्कुल, नहीं हाँ बिल्कुल। मुझसे कहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत धन्यवाद, हाँ हम कर रहे हैं। नहीं किया उन्होंने। तो आपको लगता है कि इटली के मामले में भारत की विदेश नीति कुछ अलग ही बदल जाती है? ठीक है, हमारे देश में ये दुर्भाग्य है क्योंकि इटली का कोई दुनिया में कोई ऐसा मान नहीं है कि उसमें वहाँ नए नए यंत्र पैदा होते हैं जैसे अमेरिका का है। और इस देश में भ्रष्टाचार सीमा पर है। और उनका जो इसके पहले जो प्रधानमंत्री था वो तो बड़े यानी नैतिकता में कभी पतन किसी में देखना है तो उस व्यक्ति में देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक इम्प्रेशन बनाई गई कि इस देश में हर निर्णय में सोनिया गांधी उनके परिवार हावी हैं। और मुझे लगता है एक बात मेरे ऊपर इस बात पर भी चिढ़ाई, और ये जो प्रसारण होना चाहिए था या पब्लिसिटी होनी चाहिए थी मेरे योगदान का, उसको दबाया गया सरकार के तरफ से, इसीलिए कि वो वहाँ इटली के पेपर में बहुत हमारे फोटो के साथ फ्रंट पेज में बहुत विस्तार से उन्होंने पब्लिश किया। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में यहाँ क्योंकि ये कि आज देश में कानून का प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई व्यक्ति कर सकता है जो पावर में नहीं है, ये बात को दबाने चाहते हैं। तो इटली के साथ शुरू से मैं 1981 से जानता हूँ, उसके पहले भी हुआ होगा, हर बात पर इटली को एक स्पेशल एक अवसर था।
जी। हर कॉन्ट्रैक्ट में उनको पहले मिलती थी जी। यदि वो नहीं चाहते तो दूसरे के सोचते थे। जी। अब ये हेलीकॉप्टर में भी ऐसे बिल्कुल, इसमें तो साबित हो गया ऑलमोस्ट। देखिए कोर्ट में एक मामला चल रहा है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है। बहरहाल ये तय है कि जो कुछ दिख रहा है इस डील के पीछे, उसके पीछे भी कुछ सत्य है। डॉक्टर स्वामी यहाँ स्टूडियो मौजूद हैं। विदेश नीति एक ऐसा विषय है जो लगातार सवालों के दायरे में है। भारत सरकार की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है। अभी तो हम सिर्फ इटली की बात कर रहे थे। क्या श्रीलंका के मसले पर भारत सरकार ठीक कर रही है, और ओवरऑल भी क्या भारत की विदेश नीति और जो दूसरी महत्वपूर्ण नीतियां हैं वो सही दिशा में है? इस पर हम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से कुछ प्रश्नों के उत्तर लेंगे इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। भारत की सरकार एक के बाद एक नीतिगत गलतियां कर रही है, खासकर विदेशी नीति के मोर्चे पर। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले इटली के मामले की, अब हम बात करते हैं श्रीलंका के मामले की। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव पास हुआ है श्रीलंका के खिलाफ, और भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के बाद भी इस सरकार के एक पार्टनर डीएमके ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, और भारत श्रीलंका की गुडबुक में नहीं है इस वक्त। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना भारत की नीतिगत गलती थी? ये हम जानने समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ। सर, आपका बहुत विशेष योगदान रहा है इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र में जो भी चीजें डिस्कस होती रही हैं भारत की तरफ से। इस अगर पर्टिकुलर विषय की बात करें, देखिए एक पार्टी तो समर्थन ही वापस ले लिया इसमें, और वो एक मेजर अलायंस पार्टनर थे। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक हुआ है, सही दिशा में हुआ है? नहीं, ये तो देश की बेइज्जती हुई है जी। देखिए, डीएमके का इतराज ये नहीं था कि आपने ये प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला जी, क्योंकि ये प्रस्ताव तो फीका था, बट श्रीलंका के विरुद्ध में था जी, और श्रीलंका इसके बहुत सख्त खिलाफ थी जी। और मेरे ख्याल में 14 देशों ने वोट भी खिलाफ दिया इस प्रस्ताव का जी। उनका नाराजगी इस बात से थी कि आपने अमेंडमेंट मूव करने की वायदा तो की, लेकिन गुपचुप से आपने इस प्रस्ताव को फीका करने के लिए आप राजी हो गए थे जी जी। तो इसीलिए आपने जिस वो चाहते थे कि राजपक्ष को एक द्रोही, एक बुचर, एक नरसंहार करने वाला ऐसा कोई घोषणा होनी चाहिए जी। और मुझे उस समय अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने वाशिंगटन आमंत्रित किया जी, और मुझसे पूछा, मैंने कहा कि आप सख्त प्रस्ताव रख से क्या फायदा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास कोई दांत नहीं है जी। हाँ। प्रस्ताव पास करने के बाद इसकी क्रियान्वित करने के लिए आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाना चाहिए जी। वहाँ 5 मेंबर्स हैं जी। ये 5 मेंबर्स में से एक भी वीटो डालेगा तो प्रस्ताव रद्द हो जाती है जी। तो इसीलिए मैंने कहा सख्त पास करके क्या होगा, श्रीलंका को चाइना और अन्य देश समर्थन कर रहे हैं जी। तो श्रीलंका को भी जानता है प्रस्ताव को तो वेस्ट पेपर बास्केट में फेंकना है जी। तो ज्यादा अच्छा है कि वहाँ जो मूल बात है कि वो तमिल 25% जो जनसंख्या है उसके लिए कोई स्वायत्ता कुछ कहीं मिलनी चाहिए। वो तो जब आप कर सकते हैं जब श्रीलंका के साथ एक बात करने की रिश्ता होगी। हम लोगों को भी ऐसे ही होना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जब अंग्रेज थे उनको बड़ी आशा थी हमारे देश के द्राविड़ा आंदोलन से, और उन्होंने झूठा इतिहास बनाई कि द्राविड़ा एक कौम है और आर्यन एक दूसरा कौम है। जब आर्य शब्द है हमारे वेद में और ग्रंथों में, उसके माने एक सभ्य व्यक्ति। द्राविड़ा शब्द जो है वो भी संस्कृत का ही है और आदि शंकरा ने उसको दक्षिण प्रांतों का जो महाराष्ट्र से लेकर आंध्रा और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के जोड़ करके उस हिस्सा को द्राविड कहा। मेरे ख्याल है वो संधि है 2 शब्दों का, त्र और विद, क्योंकि 3 तट जहाँ मिलते हैं वो सारे प्रांत को द्राविड कहा है। लेकिन अंग्रेजों ने ब्रेन वॉश करके सबको ये कर दिया और एक जहर पिला दिया इस तमिलनाडु में कि तुम अलग से देश
मांगना चाहिए, और वो हो नहीं पाया क्योंकि तमिलनाडु में ही वीर लोग खड़े हो गए जो इनका विरोध किया। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की अनपॉपुलरिटी में ये लोग पावर में आए। ये कहीं ना कहीं अपने को अकेलापन का एक परिचय देने चाहते हैं, और कहीं भविष्य में कुछ पृथकवाद के कुछ हवा बनी सकती है, तो उस आशा लगा बैठे। क्योंकि सिनाला जो हैं वो भी हिंदुस्तान से आए हुए हैं जी, वो बिहार और उड़ीसा, और अब लालू यादव या नीतीश कुमार उनका कोई दिलचस्पी नहीं लेते। अब अच्छी बात है कि पटनायक उड़ीसा में अब लेने लग गए हैं जी। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों भारतीयों के बीच में हम लोगों को सुलह करने के लिए, समाधान करने के लिए एक बहुत विशेष स्थान है, उसको बिगाड़ दिया इन्होंने। और उसमें जो आतंकवाद पैदा हुई, जो लिट्टे का, वो ब्राउन शुगर हमारे देश में बेच करके पैसा कमाते थे, और हमारे राजनीतिज्ञों को, तमिलनाडु के राजनीतिज्ञों को पैसा देते थे। जहाँ जो सारे लफंगे जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी वो साथ रखते थे लिट्टे। लेकिन चंद्रशेखर जब सर प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारी जिम्मेदारी हुई थी कि इस गवर्नमेंट को डिसमिस करके लिट्टे को समाप्त करना। तो हमने किया था, उसको बिल्कुल लगभग मिटा दिया था। तो इसीलिए गुप्त चुप आकर, क्योंकि हमारी सरकार उस समय राजीव गांधी ने समर्थन दिया तो राजीव गांधी को दोषी ठहरा के उसको गोली से मारा था। तो आज ये है कि हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की विदेश नीति किस आधार पर करनी चाहिए, वो तो राष्ट्र हित में करना चाहिए जी, अब प्रांतीय हित भी होते हैं, लेकिन जब प्रांतीय हित और राष्ट्रीय हित की टक्कर होती है तो राष्ट्रीय हित अपने आप ऊपर जाता है, उसी का प्रमुखता होगी। ये भावना सब में आनी चाहिए कि मैं हिंदुस्तानी हूं पहले, उसके बाद मैं तमिल हूं या उड़िया हूं। ये तमिलनाडु में क्योंकि सारे लोगों ने इंदिरा गांधी के काल से इनको किसी तरीके से साथ रखना, उनका जो नंबर्स हैं उसको लेकर के वो भले कितना भी धांधली करके जीते, लेकिन वो पार्लियामेंट में 20-25 होते हैं, उनके साथ हमारी गठबंधन के लिए आवश्यकता होती है, इसीलिए उनको जो मांगते थे देते थे। अब आज जयललिता ने चिट्ठी लिख दी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में, कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो कोलंबो में रख रहे हैं। अरे वो कॉमनवेल्थ कोलंबो श्रीलंका का संगठन नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हमें एक जगह है जहाँ चाइना नहीं है, कोई नहीं है, हम चमके गए। हम बहुत सारे एशिया के अनेक देश आते हैं, तो ये कहते हैं नहीं जाना चाहिए। अब उसमें ये पता नहीं झुकेंगे कि नहीं। ये मामला यही है कि ये जो पृथकवाद की जो मंशा है, इसको सख्ती से साथ मिटाना चाहिए जी। और इसके लिए केंद्र सरकार को ज्यादा मेरे ख्याल से प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि तमिलनाडु में 95%, 95% राष्ट्रवादी हैं, और हमने ऐसे राष्ट्रवादियों को पैदा किया है। सबको तो यहाँ राजगोपालाचारी जानते हैं, परंतु सुब्रमण्य भारती, मुथुरामलिंग तेवर, ऐसे लोग बहुत थे। उन्हीं के कारण तमिलनाडु हिंदुस्तान के साथ हिस्सा बना रहा जी। तो आज हम समझते हैं कि सीधी बात, क्योंकि ये सब हिंसावादी हैं, ये द्राविड़ा आंदोलन के लोग हैं, वो हिंसावादी हैं। तो जो मध्य वर्ग लोग हैं वो डरते हैं, वो बोलते नहीं है, क्योंकि टारगेट होते हैं। मैं बोलता हूं तो मेरे ऊपर रोज कुछ ना कुछ ट्विटर और फेसबुक में गाली आती रहती है, पर मैं फिर चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि जब झाड़ में उनको पीटेंगे तो सब भागेंगे, क्योंकि वो सिर्फ 5% से ज्यादा नहीं है, और 5% में भी जो हिंसावादी हैं वो 0.5% होगा। तो मुझे लगता है कि सख्ती से कहना चाहिए, जयललिता को भी कहना चाहिए, देखो ये स्पर्धा में मत पड़ो, नहीं तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट को हम डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि हम आप संविधान के अनुसार नहीं काम कर रहे। वो होना चाहिए, परंतु हमारे प्रधानमंत्री की रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो मैं क्या करूं। और ये इस सरकार से पहले भी संभवतः इस प्रकार की बातों को हवा दी जाती रही है, क्षेत्रवाद को हवा दी जाती रही है। इससे पहले ये 2004 के बाद ज्यादा हुआ, एनडीए काल में भी हुआ था। देखिए बीजेपी के सरकार ने
राम सेतु को तोड़ने की जो परियोजना जिसमें हम कल बात कर रहे थे जी। वो क्योंकि डीएमके उनके साथ थी जी। तो ये क्या हो गया, ये किसी तरीके से चलाओ, वही है। मैं तो कहता हूं कि आज वो महाराणा प्रताप की जो भावना है, मैं घास की रोटी खाऊंगा परंतु देश के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, देश का अपमान नहीं सहूंगा, वो फैसला करने के लिए सबको एक प्रेरित करना चाहिए। आज यह है कि भाई कौन, हाँ उसने निकाल लिया रास्ता, एक बार रोचक सवाल डॉक्टर स्वामी जी, वर्तमान जो राजनेताओं की जो एक लिस्ट है, कतार है जी, इनमें आप किनको देखते हैं जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत दिखाई दे आपको? बहुत लोग हैं जी, और जिनका नाम लूंगा और जिनका नाम नहीं लूंगा तो उनको बुरा लगेगा जी, जी, तो है बहुत। इसमें इस देश में कभी नेताओं की कमी नहीं है जी, भले मीडिया ना पहचाने या ईर्ष्या में लोग उसकी टांग खींचे, वो तो अलग बात है जी, लेकिन है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अपने देश में ये जो राजवंश की जो मंशा है उसको पूर्ण रूप से समाप्त करनी चाहिए जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अच्छा, भारत की विदेश नीति में जो आप आमूलचूल फर्क देखना चाहते हैं, वो किन किन बिंदुओं पर देखना चाहते हैं? देखिए, पहले तो हमारे लिए बड़ी समस्या पैदा होगी जब पाकिस्तान का पूरा कब्जा तालिबान कर लेगी जी। तालिबान जैसे कट्टरपंथी लोगों के एक दुख है हमारे हिंदुस्तान के बारे में। वो कहते हैं कि जहां भी मुसलमान गया है और उस देश की राज या उसकी ताज को उसने प्राप्त की है जी, वहां थोड़े दिनों में उन्होंने उसको 100% मुसलमान बना दी। मारकाट हो, क्या भी किया उन्होंने, कुकर्म किया, परंतु कर दिया। जैसे ईरान पहले वहाँ ज़ोरोएस्ट्रियंस थे जो अग्नि की पूजा करते थे, वो हमारे देश से गए हुए लोग हैं। ऐसे रामायण में कैकेयी भी ईरान से ही थी और भरत पहले गवर्नर था ईरान का। तो वहां जाकर उन्होंने कब्जा की और उसकी 15 साल में 100% मुस्लिम बना दी इस देश को। बगल में मेसोपोटामिया, बेबीलोन जो आज नाम जाना उसको इराक के नाम पर जानते हैं, उसको भी 17 साल में उन्होंने 100% मुसलमान बना दी। और फिर इजिप्ट को उन्होंने 21 साल में बना दी, जिसको मिस्र कहते हैं हम। और यूरोप को क्रिश्चियंस ने 50 साल में 100% मुसलमान क्रिश्चियन बना दी। लेकिन हमारे देश में 800 साल मुसलमान की राज थी, 200 साल क्रिश्चियन की राज थी, तब भी आप 80% से ज्यादा। तो ये कहते हैं, तालिबान तो खुलेआम कहता है कि हिंदुस्तान हमारा अधूरा इतिहास है। तो हमें तो इसके बारे सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका, इजराइल और इंडिया और इन एक हाथ से और दूसरे हाथ से चाइना को मनवाना है, चाइना से सावधान रहना है, क्योंकि वो तो अपना हित तो देखने वाले देश हैं और उसमें भाई भाई सब ये भावना में नहीं आते हैं वो लोग। नेहरू की बेवकूफ़ी नहीं करनी है, लेकिन उनको ऐसा यानी दो उसके बारे शत्रु है इस तरीके से उसको दूर नहीं करना है, उसको किसी तरीके से बातचीत से बांधना है, प्रयास तो करना चाहिए। तो चाइना को भी दुखी है क्योंकि आजकल आतंकवादी लोग चाइना के जो पश्चिम प्रांत हैं उसमें जाने लग गए हैं, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। परंतु इजराइल, अमेरिका, इंडिया ये बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी, ये तीनों मिलकर के अफगानिस्तान हिंदुस्तान के निकट आनी चाहिए और हिंदुस्तान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए अफगानिस्तान का। वो मैं समझता हूँ सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय है। ये भैया आपकी बात जो है, मेरे ख्याल से हम इसे जरूर दर्शकों को तब बार बार पहुंचाएंगे, ये जो विषय आपने उठाया है। बहुत धन्यवाद यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और भारतीय विदेश नीति पर रोशनी डालने के लिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ थे, उन्होंने नीतिगत जो गलतियां हो रही हैं उस पर रोशनी डाली और ये बताने की कोशिश की कि इसको दुरुस्त भी कैसे किया जा सकता है। हमने इटली के नौसैनिकों से लगाए, श्रीलंका के मसले से लगाए, विश्व राजनीति तक पर बात की। आगे भी जब भी हमें अवसर मिलेगा हम इसी प्रकार के विशेष तथ्यों पर और विषयों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।